अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समाज डिजिटल। दिसंबर में अरब न्यूज़ ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें इंकशाफ किया कि पी स्लैश नामी एक कंपनी ने पेशावर की आवाम के साथ 5.5 अरब से भी ज़्यादा का स्कैम किया। जिन लोगों के साथ ये स्कैम हुआ उनकी तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा बताई जा रही है। ये कंपनी 2 साल से इस स्कैम को लेकर चल रही थी। लोगों को सरमायाकारी के बहाने उनसे रकम लेती थी और कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, बल्कि एक ये स्कैम था। और अचानक एक दिन ये कंपनी बंद हो गई और जिन लोगों की रकम लुट गई या डूब गई उनमें से एक यासीन उल्लाह भी हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची और उसके एवज़ जो 4 करोड़ रुपए उन्हें मिले थे वो पूरे के पूरे उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे, जो कि अब तकरीबन डूब चुके हैं और उसके रिकवर होने के चांसेस बहुत कम हैं। ये कंपनी कैसे स्कैम कर रही थी, इसके पीछे कौन लोग थे और ये अरेस्ट हुए या नहीं हुए, इस केस में क्या पेशरफ्त हुई, इसके बारे में तफसील से जानने के लिए हमने बात की है रऊफ़ यूसुफ़ज़ई से, जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी। 5.5 अरब का ये फ्रॉड हुआ है। ये अमाउंट कहाँ से आपने कैलकुलेट किया है? ये लोगों ने बताया है कि या कोई डॉक्यूमेंट आपके हाथ लगे हैं? कंपनी की सोर्सेज ने बताया? कैसे पता चला है कि इतना बड़ा ये फ्रॉड हुआ? कंपनी के एक ऐसे सोर्स ने बताया है कि जो डेटा एंट्री वगैरह इन चीज़ों पे काम करता था उन्होंने बता दिया कि इट्स मोर देन 5.6 बिलियन। लेकिन मैंने कहा कि हम इसको फिर वेरीफाई नहीं कर सकेंगे, फिर हमारी स्टोरी पर लोगों का डाउट बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन दिनों तक सिर्फ 1 लाख लोग कंप्लेंट लेके आए थे। उन्होंने डेटा क्या एंट्री कर रखे थे नाम कि इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग बहुत ज्यादा है। अच्छा, यानी एक्चुअल अमाउंट आप कह रहे हैं सिर्फ 5.6 अरब से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा आप हो लोगों का सकता अंदाज़ा ही वेरीफाइबल। मुझे ये बताएं कि ये आपको कैसे पता चला और ये कितने अरसे से ये मामला चल रहा था और कब आपको पता चला कि ये फ्रॉड हो रहा है और लोगों ने आपको बताना शुरू किया? असल में एक कंपनी तकरीबन 2018 से, या यू कैन से कि मिड 2017 से इनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। फाटा बेल्ट में लोगों के गांव के हुजरों में जाता है। वो हुजरों में लोगों को कहते हैं कि हमारे साथ आप इन्वेस्ट कर ले, हम आपको इनकम देंगे अप टू 13% टू 17% इवन। तो फिर जब इन लोगों ने जो इससे पहले बिटकॉइन के नाम से एक कंपनी थी, उसके बाद पे स्लैश पे आ गई, अभी पी स्लैश कंपनी ने पेशावर के जो सबसे मसरूफ तरीन इलाका है सदर, उसमें डीन स्टेट सेंटर है, वहाँ पर इन्होंने अपना एक ऑफिस इस्टेब्लिश किया। तब से लोग कह रहे थे कि हर बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो हमें पता था कि एक कंपनी है और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को जानसा भी दे रही है, तो लेकिन इतना नहीं पता था कि इतने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो जब लोगों को टीका लग कितने गया, कितने लोगों ने किया तकरीबन, कोई आइडिया है? 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था, मुख्तलिफ सम अमाउंट। ऐसा 3 मिलियन भी लोगों ने किया है, और इसमें 50,000 भी है, और 70,000 भी है, 10,000 भी है, इस तरह किया था। विक्टिम्स क्या बताते हैं आपको? दूसरी जगहों पे भी इनके ऑफिसेस थे, वहां भी कर रहे थे या सिर्फ केपी के अंदर किया? कंपनी के जो सोर्सेज है उन्होंने मुझे बताया था कि 3 जगहों पर ज्यादा इन्होंने किया है, खासकर केपी के एक खास एरिया में। एक तो खैबर डिस्ट्रिक्ट के जो था, क्योंकि पेशावर से एडजेसेंट है, तो खैबर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा लोगों को स्कैम किया हुआ है। और उसके साथ मोमन डिस्ट्रिक्ट में, जो अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ साथ है, वो मोमन डिस्ट्रिक्ट और पेशावर के जो मुकामी उनका जो ऑफिस है वहाँ पर भी, पेशावर में भी, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा, बहुत कम, और सद्दा और मर्दान। तो 5-6 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इन्होंने टारगेट किया हुआ था। स्पेशली पिशावर के लोगों को क्यों ये टारगेट करते हैं, केपी के लोगों को? और दूसरी बात ये बताएं कि इनका तरीकाकार क्या होता है? उनका तरीकाकार जिस तरह मैंने मेंशन किया कि पहले तो गांव के हुजरों में जाते, लोगों को कन्विंस करते, और अपने साथ सक्सेस स्टोरी भी लेके जाते कि हमारे सक्सेस स्टोरी है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, अभी ये लोग 15 लाख तक इनके पास गाड़ी भी है, और इनके पास इतना सरमाया भी है, बैंक बैलेंस भी बढ़ गया है। तो लोग इसी झांसे में आकर फिर उनके साथ इन्वेस्ट करते। और ये जो जी, सक्सेस स्टोरी है ये फेक होती है या वाकई कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शुरू में ये पैसे दे देते हैं ताकि उनका भरोसा हासिल किया जाए, या ये भी फेक होते हैं? इसमें मिक्स होते थे, क्योंकि सक्सेस स्टोरी भी थी, तो जो थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि इस गेम की वजह से जिन लोगों ने पैसे कमाया था वो भी इसमें डूब गया। सक्सेस स्टोरी मिक्स थे, फेक भी थे और रियल भी थी। क्या वजह है ये गांव देहातों में और खास तौर पे केपी में क्यों? क्योंकि रिमिटेंसेस वहाँ ज़्यादा भेजते हैं
اوورسیز پاکستانی. اس وجہ سے کوئی اس میں جو کمپنی کے لوگ ہیں یا جو وکٹمز انہوں نے کیا آپ کو انسائٹس دی ہیں کہ وہی ایریا کیوں ٹارگٹ کیا جائے؟ یہ بات بھی ہے اس میں کہ لوگوں کی تعلیم اور ایکسپوجر تھوڑا بہت کم ہو، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہے، نو ڈاؤٹ. کہ ریمیٹنسز کی بات جس طرح آپ نے کی، اور یہ جو وار اکانومی تھی، خاص کر جو یہ جو شارع جو تورخم اور پشاور کا جو مین روٹ ہے، اس پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس خاصا پیسہ آیا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پشتون بیلٹ میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ٹریڈیشنلی، وہ زیادہ تر بس زبانی کلامی ہوتا ہے. تو آئی تھنک دے کنسیڈر اٹ لائک دس کہ چلو ٹھیک ہے کاروبار ہے، بس ریٹرن میں کچھ نہیں ہوتا. تو وہی جو لیگیسی ہے، جو ٹریڈیشن ہے، اس کو فالو کیا لوگوں نے، تو اس کی وجہ سے ان کو ٹیکا لگ گیا. کیش میں ہوتی تھی کیا آن لائن کارڈ وغیرہ یوز کیے گئے ہیں؟ کوئی پورٹل بنا دیا تھا کہ یہاں جا کے اپنے کارڈ سے ٹرانسفر کر دیں؟ یہ لین دین کیسے ہوئی ہے پیسوں؟ دیٹس ویری انٹرسٹنگ. کیونکہ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ اسکیم ہوا ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ چلو آپ نے پیسے انویسٹ کیے تو کہاں آپ نے ڈپازٹ کیا؟ چیک دیا تھا، بینک میں جمع کیا تھا، کسی دوسرے انہوں نے کہا کہ نہیں. عجیب کام یہی تھا کہ پیسے ہم نے کیش دیے تھے، اور جو ہمارا جو پروفٹ تھا وہ بھی ہمیں کیش میں ملتا تھا. تو ایشو از دس کہ اچھا، پروفٹ کتنا اماؤنٹ ملتا تھا ویسے پرسنٹیج میں بتا رہے ہیں 13%, 17%, اماؤنٹ کتنا ملتا تھا؟ اگر آپ کا 1 لاکھ انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے تو آپ کو تقریباً 7,000 سے لے کے 13,000 تک پر منتھ آپ کو پروفٹ ملتا تھا. یہ تو بڑا جینون بھی لگتا ہے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ پچھلے 1-2 سال میں ایسے رہے ہیں کہ 1 لاکھ پہ آپ کو نارمل طریقے سے بینک میں بھی آپ کو 7,000 سے لے کر 12-13,000 تک تو مل سکتا تھا. یہ رہے پچھلے 1-2 سال میں انٹرسٹ ایسے، یہ تو جینون لگ رہا تھا. تو لیکن میں نے سمجھا کہ نارملی جب اس طرح کے اسکیم ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے، جیسے 17% آپ بتا رہے ہیں فکس پروفٹ، وہ بہت زیادہ ہے. کیا ایسا بھی تھا کہ کہیں کہیں زیادہ پروفٹ بھی آفر کیا گیا ہو جو لگے کہ بہت انریل ہے؟ انیشیلی اس طرح تھا کہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، کنونس اور لالچ دینے کے لیے انہوں نے 13 to 17 رکھا تھا. بعد میں تھوڑا سا ان لوگوں نے ڈاؤن کیا. اور سب سے ایک اور کام انہوں نے کیا تھا کہ ان کا ایک ویب سائٹ تھا، ابھی تو اس پہ ہیک سسٹم از ہیک لکھا ہوا ہے کہ اس کا www.peace/uk.com. تو اس پہ تمام جو ان کے جو یوزر تھے یا ان کے جو انویسٹر تھے، ان کا ایک لاگ ان بھی بنا ہوا تھا. کبھی کبھار ان کو کہتے تھے کہ آپ ان کے مختلف ایڈس پہ کلک کر لیا کریں، ہمیں پیسے اس سے ملیں گے، پھر آپ کو اس پہ شیئر دیا کریں گے. اچھا، یہ آپ کی ظاہر کمپنی میں بات ہوئی ہے اور وکٹم سے بھی بات ہوئی ہے، اور یہ لوگ کیش میں ڈیل کرتے تھے، فزیکلی کیش دیتے تھے اور کیش لیتے تھے. لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کون لوگ ہیں؟ کے پی کے ہی ہیں یا باہر سے پنجاب سے کوئی آئے ہوئے ہیں یا کراچی سندھ وغیرہ سے؟ کون لوگ ہیں جو اسکیم کر رہے ہیں، جو فراڈ کر رہے ہیں؟ اس میں جو کمپنی کی جو اونر ہے اس کا نام جہاں تک سورسز نے بتایا ہے، لیکن کسی نے ان سے ملاقات نہیں کی. اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام بطول کوئی خاتون ہے، لیکن ڈونٹ نو کہ خاتون ہے یا مرد ہے، کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن ویریفائی نہیں ہو سکا. ویریفائی نہ ہو سکا. اور جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ تمام کے پی کے پشتون ہے، اور ایک بندہ نوشیرہ کا ہے، ایک پشاور کا ہے، ایک خیبر کا بھی ہے. تو ان لوگوں نے پشتوں میں بات کر کے پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ لوگ ابھی بھی اس شہر میں گھومتے ہیں، ابھی بھی تو شہر میں ہے. اگر اتنا بڑا وہ فراڈ کر گئے تو ان کو ابھی تک ایف آئی اے نے یا جو پولیس ہے وہاں پر انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں پکڑا؟ کیونکہ ان لوگوں نے کمپلینس تو کی ہوگی. جس طرح میں نے اسٹوری میں بھی لکھا ہے کہ یہاں پر ہمارے ایک لائر ہے جمال افریدی صاحب، انہوں نے اگست میں ایف آئی اے کو ریٹن کمپلینٹ دی ہے. میرے پاس ڈاکومنٹ بھی پڑے ہیں، آپ کو میں ایون ہینڈ اوور بھی کر سکتا ہوں. اور اس نے ریٹن اگست میں بھی دیا تھا کہ ایک اسکیم ہونے والا ہے، کائنڈلی آپ ان کو روک دے. ایف آئی اے کو بھی کہا. پھر اس کے بعد ستمبر میں پی ٹی اے کو، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو کہہ دیا کہ اس ویب سائٹ کو آپ ڈاؤن کر لیں، ان کی کیونکہ ڈاکیومنٹری پروف ہے، ان کی ریسیونگ موجود ہے ان لوگوں کے پاس کہ انہوں نے دیا؟ ایگزیکٹلی میں آپ کے ساتھ اس کے پروگرام کے بعد شیئر بھی کر لوں گا، آپ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر بھی ٹھیک ہے، سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے کورٹ میں بھی ایک کیس چل رہا تھا، لیکن ہر طرف سے خاموشی تھی. اور سب سے خطرناک بات جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کمپنی کے، جو آن لائن فراڈ کمپنی کے P/ کے ٹاپ مینجمنٹ نے ایک اور کمپنی CEPP کے ساتھ رجسٹر کی ہے، رواق کے نام سے.
रेवाक रेवाक के नाम से एक और कंपनी ने अच्छा उसमें रजिस्टर किए, लोगों को कहा कि आप आ जाए, हमारे साथ डील कर ले, हमारे साथ बात कर ले, क्योंकि आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है और हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है कि तुम तक बहुत ज्यादा लोग, इन्होंने एक ऑफिस भी एस्टेब्लिश किया हुआ है वहाँ पर पेशावर के जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, और उसका नाम है यूनिवर्सिटी टाउन। वहाँ पर इन्होंने दफ्तर भी खोल दिया। मेरी स्टोरी के आने के बाद दफ्तर का पता नहीं कि दफ्तर बंद हुआ या नहीं, लेकिन इससे पहले एक दफ्तर था, उसमें बहुत ज्यादा रश होता था, मेरे पास उसकी भी वीडियोस है। लेकिन सब कुछ खामोशी, पता नहीं कि कौन सुपरवाइज कर रहा है, कि ऑफिशियल क्यों सो रहे हैं अभी भी। अच्छा, ये जो कंपनी है, ये जो लोग हैं जिनके साथ स्कैम हो गया या फ्रॉड हो गया, इन्होंने और इस तरह की किसी और कंपनीज में, जैसे और भी बड़े नाम आते हैं हमारे सामने, एससीसीपी ने भी, आपकी जो रिपोर्ट आई थी उसके कुछ ही दिनों बाद एक एससीसीपी की तरफ से वार्निंग इशू हुई थी, इसमें की पूरी लंबी लिस्ट थी कंपनीज की जिनका वो कहते हैं इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है लोगों से पैसे लेके इन्वेस्ट करने का, और ये फ्रॉड कर रही है। क्या इन लोगों ने वहां पे भी इन्वेस्टमेंट की? बहुत ज्यादा लोगों ने B4 यू के साथ इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्टेंट भी है, अभी डरते भी है, और बहुत ज्यादा लोगों ने पैसे वापस निकाल भी लिए इस केस के बाद। हमारी मालूमात के मुताबिक अरब न्यूज़ की रिपोर्ट छपने के बावजूद इस केस में कोई अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ। यासीनुल्लाह के लॉयर जमाल अफरीदी, जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी तक FIA और PTA, जिनको उन्होंने नोटिफाई भी किया था और पार्टी बनाया इस केस में, उन्होंने अभी तक कोर्ट में अपने कमेंट्स जमा नहीं किए। इस हवाले से हमने PTA और FIA को 2 दिन मुसलसल रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमें जवाब मौसूल नहीं हुआ, और जब होगा तो हम आपको उससे भी आगाह करेंगे। लेकिन SECP यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कंपनीज़ का रेगुलेटर है, जो उनको मॉनिटर करता है, रजिस्टर करता है, वो ज़रूर हरकत में आ गया। और इस खबर के छपने के बाद से उन्होंने कई नोटिफिकेशंस जारी किए हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, प्रेस रिलीज जारी की हैं जो मीडिया में छपी हुई हैं, और समा मनी ने भी उसको पब्लिश किया था। उन्होंने बाकायदा 50 कंपनीज़ की लिस्ट जारी कर दी है जो SECP के मुताबिक इस तरह के गैर कानूनी काम में मुलव्वस हैं। SECP कहता है कि ये वो कंपनीज़ हैं जो लोगों से डिपॉज़िट्स ले रही हैं गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि महज FBR से या SECP से रजिस्ट्रेशन होने का ये मतलब नहीं है कि ये लोगों से डिपॉज़िट्स ले सकती हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर। इसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे बैंक्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं। SECP ने साथ ही वार्न भी किया है कि आप, यानी जो आवाम है, वो इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करे। इनकी लिस्ट हम आपसे शेयर कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में भी, और उस न्यूज़ का भी लिंक शेयर कर लेंगे जिसमें हमने ये लिस्ट छापी थी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो SECP की वार्निंग है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करें, क्योंकि आपकी रकम डूब सकती है। इस हवाले से SECP ने यह भी बताया कि इन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। बाकायदा 2-3 कंपनीज़ के नाम लिए गए हैं और उनके डायरेक्टर्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, और इनके सोशल मीडिया पेजेस, वेबसाइट्स भी ब्लॉक करवाए जा रहे हैं। वापस चलते हैं P/ की तरफ, जिसने 5.5 अरब से ज़्यादा का स्कैम किया और उसमें कोई अरेस्ट नहीं हुआ अब तक। इस हवाले से जमाल अफरीदी से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि जब ये स्कैम हुआ था, फ़ौरी तौर पर इन लोगों को अगर अरेस्ट कर लिया जाता और इनके अकाउंट फ्रीज़ कर लिए जाते तो रिकवरी के चांसेस थे, और फ़िलहाल लग मुश्किल रहा है कि ये पैसा रिकवर होगा, क्योंकि अगर ये मुल्क से बाहर चला गया है पैसा तो इसका वापस आना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जैसा आपने सुना रऊफ़ को भी, ये कैश में डीलिंग की थी, तो शायद इनके पास सबूत भी ना हो कि किसने कितना इन्वेस्ट किया था। इसी तरह से, क्योंकि अगर उनको कोई प्रॉफिट दिया गया था, चाहे वो धोखे देने के लिए दिया गया हो, लेकिन वो भी ज़ाहिर है उस पर कोई टैक्स नहीं कटा होगा, तो FBR के रिकॉर्ड में भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और कंपनी बंद होने से कुछ माह पहले FIA को और PTA को बता दिया गया था, अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर दिया गया था, इस पर बर वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? इस हवाले से FIA PTA के जब जवाब हमें मौसूल होंगे तब कोशिश करेंगे उस पर भी आपसे दोबारा बात करें, अपडेट दे दें आपको। और साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को करने का एक मकसद ये था कि जो लोग रिक्वेस्ट करके हमसे पूछ रहे होते हैं कि वो वाली कंपनी कैसी, ये वाली कंपनी ऐसी, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो स्कैम कर रही हैं। ये जो रिपोर्ट है इसमें आप लिस्ट में नाम पढ़ लें कुछ कंपनीज़ के, और जो एक इनका तरीक़ाकार है काम करने का उसको समझें, ताकि आप इससे जो है वो अलर्ट रहें, होशियार रहें, और आप किसी स्कैम का शिकार ना बनें।